अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। हमारा एक टॉपिक था रिसर्च का। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है और रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर हमने किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। डिटेल में चीज़ें इंडिविजुअल तमाम जो पॉइंट्स है वो मैंने कुछ डिस्कस कर लिए हैं, कुछ फर्दर डिस्कस करूंगा। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि एक कंसेप्ट आपको क्लियर करने के लिए कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमने किन स्टेप्स को फॉलो करना है और कौन से फैक्टर्स हैं जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। हर वो बंदा जो एमफिल कर रहा है, जो मास्टर कर रहा है, उसको रिसर्च से उसको गुजरना पड़ता है। और रिसर्च से जब गुजरते हैं तो रिसर्च के अंदर एक चैप्टर होता है, चाहे प्रपोजल हो आपकी, चाहे आपका थीसिस हो, जिसे कहते हैं मेथोडोलॉजी का चैप्टर। ठीक है, उस मेथोडोलॉजी के चैप्टर के अंदर जो है ना वो बेसिकली किन चीज़ों को हम देख रहे होते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो वहाँ पे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह हम उसको देखते हैं। पहली बात, जो पहला पॉइंट है रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर, रिसर्च के अंदर, वो ये है कि हमें जो है ना वो हमारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए, हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये पहली चीज़ जो है वो क्लियर होनी चाहिए। सेकंड स्टेप है कि जब हमें पता चल गया कि हमारा जो है ये फ़लाँ टॉपिक है, फिर उसके बाद उस टॉपिक के रिलेटेड हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे। हम देखेंगे कि पास्ट के अंदर इस टॉपिक के ऊपर कितना काम हुआ है, कहाँ कहाँ गैप है, कहाँ कहाँ फर्दर रिसर्च की जा सकती है, कहाँ कहाँ पे लो पूल्स हैं और कहाँ पे काम हो। क्योंकि ये ना हो कि हम जो है ना वो अपना काम रिपीट कर रहे हो जिस चीज़ का, यानी जैसे कहते हैं पहिया दोबारा दरियाफ्त करना। पहिया दरियाफ्त हो चुका है, अगर कोई बंदा बड़ी मेहनत करके दोबारा जो है वो व्हील दरियाफ्त कर लेता है तो वो ये उसने कोई बड़ा काम नहीं किया। तो रिसर्च के अंदर हमने चूँकि नई चीज़ इन्वेंट करनी होती है, नया नॉलेज एक्सपेंड करना होता है, तो उसको हम देखते हैं। थर्ड है डिज़ाइनिंग रिसर्च। अब हम अपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, हमें प्रॉब्लम पता चल गया, गैप पता चल गया, हमने अपनी हाइपोथेसिस बिल्ड कर ली, उसके बाद हम डिज़ाइन करें। अब डिज़ाइन के अंदर क्या होगा कि हम डिसाइड करेंगे कि हमारी पॉपुलेशन कौन सी है, किस पॉपुलेशन से हमने डाटा कलेक्ट करना है और कैसे डाटा कलेक्ट करना है, और उस डाटा को वो यानी कौन सी मेथोडोलॉजी हम यूज़ करेंगे जिसके लिए हम डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे। फोर्थ हमारा है हम कलेक्शन ऑफ डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे, जिसका मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि डाटा कलेक्ट करने के लिए हम सर्वे भी कर रहे होते हैं, क्वेश्चनेयर भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके ज़रिए हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। फिफ्थ स्टेप है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर, वो होता है डाटा को एनालिसिस करना, एनालाइज करना। अब एनालिसिस क्या होता है, जैसे हम SPSS जो सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए हम डाटा जो है एनालिसिस कर रहे होते हैं, डिफरेंट टी टेस्ट वगैरह, काई-स्क्वायर टेस्ट, मुख्तलिफ टेस्ट हम लगा रहे होते हैं। यानी डाटे को एनालाइज करना, मुख्तलिफ जो वैल्यू हमने अचीव की हैं उन वैल्यूओं को किसी तरीके से जो है ना वो स्टैटिस्टिक एनालिसिस करके हमने एक प्रॉपर जो है रिज़ल्ट निकालना। और सिक्स्थ स्टेप जो होता है वो हमारा होता है राइट करना। अब हमने सारी बातें, हमने हमारा टॉपिक भी फाइनल, हमारा हाइपोथेसिस बिल्ड कर ली, लिटरेचर रिव्यू कर लिया, रिसर्च डिज़ाइन हो गया, कलेक्शन डाटा भी हो गया, एनालिसिस भी हो गया। अब हमने या प्रपोजल लिखनी है या आर्टिकल लिखना है, जल हमने थीसिस लिखना है। अब देखिए ये प्रपोजल होती है, थीसिस होता है ना, ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो अपना हमें दे रही होती हैं कि ये पैटर्न है, इसको फॉलो करके आपने प्रपोजल जमा करवानी है, थीसिस जमा करवाना है। जबकि आर्टिकल हो, चाहे वो रिव्यू वाला आर्टिकल हो, चाहे वो आप नया आर्टिकल, मतलब कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसके फॉर्मेट्स आपको इंटरनेट से मिल जाते हैं, आप कोई भी उठाएँ और उसके ज़रिए आप जो है ना वो अपना जो है वो आर्टिकल लिख लें। ठीक है, अच्छा कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं इसके ऊपर, वो हम देखते हैं। देखिए एक तो इसके जब भी रिसर्च कर रहे होते हैं ना, रिसर्च के अंदर एक चीज़ को याद रखना है कि कभी हमारी पर्सनल फीलिंग और बिलीफ जो है ना वो इम्पेक्ट ना कर रहे हों। हमारी पर्सनल रिसर्च बेसिकली एक नई चीज़ को इन्वेंट करना, रिसर्च एक प्योर साइंटिफिक मेथड है जिसके अंदर पूरे प्रॉपर हम प्रोसीजर को फॉलो कर रहे होते हैं। उसके अंदर हमारी मर्ज़ी, हमारी विल, हमारी बाइसनेस, हमारी फीलिंग, इमोशन, बिलीफ, ये उसके अंदर शामिल नहीं होते। और सेकंड है फिर हमने जो है वो डाटा को कहाँ से एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करना है, ये चीज़ हमने देखनी है कि क्या वो जो उसके रिलेटेड है। यानी अगर मैं डॉक्टर्स के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ तो मुझे डॉक्टर्स से ही डाटा लेना पड़ेगा, मैं किसी इंजीनियर से तो नहीं लूँगा। यानी मेरी जो पॉपुलेशन है, जो मैंने डाटा एक्सेस करना है वो। थर्ड है टाइम और अदर रिसोर्सेज। पहले मैंने देखना है मुझे रिसर्च करने के लिए मेरे अब आप क्वालिटेटिव रिसर्च को
छेड़ लें। अब क्वालिटेटिव रिसर्च तो टाइम बाउंड नहीं होती, उसके ऊपर तो बहुत टाइम लगता है, और आपको अपने सुपरवाइज़र कहता है 6 मंथ के अंदर अंदर आप जो है अपना थीसिस, अपनी प्रपोजल जमा करवाएं। अब आपके पास तो टाइम बाउंड हो गए, तो ये हमें पता होना चाहिए कि मेरे पास टाइम क्या है, फिर डाटा मेरे पास अदर रिसोर्सेज क्या हैं। मतलब हो सकता है कि मुझे बहुत कास्ट हो, जो मैंने जिनके लिए डाटा कलेक्ट करना है वहाँ मुझे पैसा खर्च, हमें क्या मेरे पास इतना बजट है, मैं पूरे पाकिस्तान से जो है वो लेना चाह रहा हूँ, सैंपल लेना चाह रहा हूँ, तो क्या पाकिस्तान पूरे में डाटा कलेक्ट करने के लिए जो रिसोर्सेज लगेंगे क्या मेरे पास हैं। इस तरह फिर वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वैलिडिटी क्या है, व्हाट वी इंटेंड टू मेजर, एंड रिलायबिलिटी क्या है कि जो रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी क्या है, ये दोनों पता। फिर हमें ये पता होना, असल जो चीज़ मुश्किल है वो ये होती है कि वैलिडिटी को मेजर कैसे करें, रिलायबिलिटी को मेजर कैसे करें। यानी जब आप रिसर्च कर रहे हैं ना, तो अब मिसाल के लिए मेरा टॉपिक था नीड असेसमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग। अब उसके अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर एक हेडिंग थी कि जो है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। अब मैं पहले नेट से सर्च करूंगा कि ये मैं टीचर ट्रेनिंग की वैलिडिटी कैसे चेक करूंगा, मैं कौन सा वे है, रिलायबिलिटी कैसे चेक करूंगा, ये चीज़ हम देखेंगे। और फोर्थ है लास्ट स्टेप जो है एथिकल इश्यूज जो हैं वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या मेरे रिसर्च किसी को हार्म तो नहीं पहुंचा रहे, किसी को नुकसान तो नहीं पा रहा, मेरी रिसर्च क्या, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। होप समझ आ गई होगी, कोई मसला हो तो आप पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।